स्टूडेंट्स, यानी जो कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये ACCA का ही पास्ट पेपर क्वेश्चंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, CA, ACCA और CMA इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हीं का ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का ये लेक्चर आप केयरफुली अटेंड करते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन पेपर का जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे CA का पेपर हो, चाहे CMA का पेपर हो, चाहे ACCA का पेपर हो। ठीक है, बेसिकली ये ACCA का ही पास्ट पेपर क्वेश्चंस है। इस डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को वर्किंग के दौरान ही मिस्टेक होती है, यानी वर्किंग ही उनसे सही तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें तमाम वर्किंग्स अवेलेबल है, यानी इसमें हमें तमाम वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हमारी बैलेंस शीट टैली कर सकेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एट 31st May 2004 for a limited liability company called Sonda। डियर स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस को हम रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक यानी डेबिट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अलग-अलग कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, और अमाउंट यहाँ पर 1000 में है। ठीक है, यानी इन्होंने राउंड किया हुआ है 30 को। ठीक है, यानी 50 है तो इसका मतलब 50,000 है ये अमाउंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पे क्या है? बैंक है 50, उसके बाद इन्वेंट्री एट 1 जून 2003, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री। जो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? 1200। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस 600, हीटिंग एंड लाइटिंग 90 और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने हैं? 248। उसके बाद वेजेस 490, बिल्डिंग एट कॉस्ट 5000, मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट 160, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट 700, एकोमलेटेड प्रॉफिट एट 1 जून 2003। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? एकोमलेटेड प्रॉफिट है, यानी जो कि हमने 2003 में प्रॉफिट अर्न किया था वो यानी हमें गिवन है। ठीक है, इसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। लोन नॉट इंटरेस्ट पेड, यानी इंटरेस्ट पेड किया है हमने, इसकी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? हम इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट टैक्स पे किया है। उसके बाद 5% लॉन नॉट 600 रुपीज़। ठीक है, रेवेन्यू क्या है? 5876। डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, हम इसको अदर इनकम्स में जाकर ट्रीट करेंगे। ठीक है, कितना है? 150। उसके बाद ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 500, $1 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, 1500। ठीक है, उसके बाद अकमलेटेड डेप्रिसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, यानी जो कुछ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 2003 में, वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग की हमने चार्ज की थी 2000 रुपये, और मोटर व्हीकल्स की 60, और प्लांट एंड इक्विपमेंट की 240। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने राउंड नहीं की हुई, यानी फुल डिजिट जो भी है वो गिवन है हमें। ठीक है, यानी 8 लाख, यानी इसको हम राउंड करेंगे 30 तक, जैसे कि ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स उन्होंने राउंड की हुई हैं 30 से। ठीक है, इसको हम राउंड करेंगे तो क्या हमारे पास? 800। ठीक, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमें गिवन है, जो कि 2004 के एंड पर हम अवेलेबल है, कितनी है? 800। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? ट्रांजैक्शन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 6000 पेड इन एडवांस। ठीक है, फॉर अ मार्केट कैंपेन विच विल बिगिन in June 2004, marketing and advertising expense should be allocated to the administrative expense। डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा कि 6000 जो कि हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हैं वो अभी प्रीपेड है, एडवांस में पे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने पे किए हैं? ठीक है, 248,000। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज 1000 में गिवन है तो कितनी अमाउंट? 248,000। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब 2004 में भी हमारे 6000 अभी प्रीपेड हैं। ठीक है, बाकी सारे तो एक्सपेंस बन गया। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने जैसा कि ट्रांजैक्शन में बताया है कि जो यानी चार्ज हो चुका है हमारा एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसे एलोकेट कहाँ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड पर क्या? देयर आर वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2004। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या मतलब? एक्रूवल्स हैं, यानी 10,000 सैलरीज वेजेस जो कि पे हमें करनी है। ठीक है, इनकर हो गया है एक्सपेंस, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्रूवल्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी ट्रीटमेंट अब हम बैलेंस शीट में भी करेंगे एज अ करंट लायबिलिटी,
और इसकी हम ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में भी करेंगे एज अ एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद अ कस्टम कास्ट ट्रेडिंग ओइंग द कंपनी 38,000 द डेट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, यानी बैड डेट्स हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि डेट्स इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकवर्ड होने की कोई उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि रिकवर्ड हो जाएंगे। तो यानी ये बैड डेट्स हैं हमारे 38, ठीक है। 30 को हम राउंड कर लेंगे तो अमाउंट क्या आती है 38 के हमारे बैड डेट्स अकर हो गए हैं, ठीक है। इसके अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी इसे रिसीवेबल्स में से माइनस कर देंगे, यानी करंट एसेट्स रिसीवेबल्स में से माइनस कर देंगे, और इनकम स्टेटमेंट में भी हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे, यानी माइनस करेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर ट्रांजेक्शन क्या है, एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एस्टेब्लिश्ड अमाउंटिंग टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। 5% लेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल्स अब हमारे पास यहाँ पर कितने, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स ट्रेड रिसीवेबल हम 5% ले लेंगे, वो एक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। इसे भी हम रिसीवेबल्स यानी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट में भी एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 6 पर डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एज फॉलोज, ठीक है। बिल्डिंग्स एट 5% पर एनम ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट बिल्डिंग की 5,000 है, उसका हम 5% ले लेंगे, ठीक है। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एलोकेटेड 50% टू द कॉस्ट ऑफ सेल, और इसी अमाउंट का हम 50% यानी जो हम 5% लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट का, उसका 50% हम एलोकेट करेंगे कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। उसके बाद 20% टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड 30% टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। और 20% हम एलोकेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में और 30% एलोकेट करेंगे कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, ठीक है। और नंबर 2 पे अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, मोटर व्हीकल्स एट 25% पर एनम ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू एलोकेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। अब मोटर व्हीकल्स का हम 25% लेंगे, ठीक है। ये हमने डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ किस तरह फाइंड करना है, जैसे कि उसने सेकंड यानी मोटर व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि रिटन डाउन वैल्यू के मेथड के थ्रू, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मोटर व्हीकल्स का रेट उसने बताया हुआ है हमें 25%, ठीक है। तो और उसे कहाँ पे एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 पे प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 20% पर एनम ऑफ देयर रिटन डाउन वैल्यू एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट को भी 20% के हिसाब से डेप्रिसिएट करना है। कौन सा मेथड यूज़ करते हो, रिटन डाउन वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट की, ठीक है। रेट 20% गिवन है और उसे डियर स्टूडेंट्स एलोकेट कहाँ करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में। उसके बाद नंबर 7 पर नो डिविडेंड हैव बीन पेड और डिक्लेयर्ड, उसने कहा कि डिविडेंड हम कोई पे नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड पे करते तो क्या करते, उसे आप माइनस कर देते, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर ट्रांजेक्शन क्या है, इनकम टैक्स ऑफ 250,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, ठीक है। अब 250,000 को हम राउंड कर लेंगे 30 से, यानी 250 हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी हम इनकम स्टेटमेंट्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम माइनस कर देंगे टैक्स को 250, ठीक है। उसके बाद द ऑडिट फीस इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000, ठीक है। ऑडिट फी 20,000 एस्टिमेट की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स अगर किसी भी एक्सपेंस की एलोकेशन उन्होंने मेंशन ना की हो, यानी कि इसको फलां जगह पर एलोकेट करें, अगर ऐसा कुछ भी ना बताया हो तो हम उन तमाम एक्सपेंसेस को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर डियर स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन क्या है, द एक्सपेंसेस लिस्टेड बिलो शुड बी अपोर्शनड एज फॉलोज, ठीक है। ये 3 एक्सपेंस यानी 3 तरह के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, हीटिंग एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, वेजेस एंड सैलरी, और सामने उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जनरल एक्सपेंस को 10% हम एलोकेट करेंगे, इसी तरह हीटिंग एंड लाइटिंग को 50% एलोकेट करेंगे और वेजेस एंड सैलरीज को 60% एलोकेट करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स यानी इन्हीं एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में किस परसेंटेज के साथ एलोकेट करेंगे वो भी हमें गिवन है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हम किस परसेंटेज के साथ एलोकेट करेंगे इन एक्सपेंसेस को, वो भी हमें गिवन है। डियर स्टूडेंट्स अब नीचे रिक्वायर्ड क्या है,
प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2004। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है हमें, और सेकंड क्या है, अ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। जस्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट पर ऑर्गेनाइजेशंस का नेम लिखेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, और फॉर एंडेड 31 मई 2004 यानी जिस भी सन के एंड पर हम प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यानी रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेल वैल्यू यानी रेवेन्यू हमारा क्या है। डियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है रेवेन्यू हमारा क्या है 5876। ठीक है यहाँ पर हम रेवेन्यू को मेंशन कर लेते हैं 5876। ठीक है ये यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया ट्राई बैलेंस से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल को हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर यहाँ पे गिवन होता तो हम जस्ट वो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी वर्किंग करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वर्किंग यहाँ पे क्या है, जैसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्किंग वन में आते हैं, यानी वर्किंग वन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है। ठीक है ओपनिंग बैलेंस क्या है 1200, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है उसके बाद डियर स्टूडेंट्स परचेजेस को हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में। ठीक है जब भी हम कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करते हैं तो परचेजेस यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या गिवन है 2200। ठीक है उन्हें हम ऐड कर देंगे, और डियर स्टूडेंट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लेस कर देते हैं। ठीक है जैसे कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के नीचे जो कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक नीचे वाली इन्फॉर्मेशन में ही गिवन होता है। ठीक है जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक क्या है 8 लाख, यानी 30 को हम राउंड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 800। ठीक है यहाँ पर हम 800 को माइनस कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करें। ठीक है तो उन्हें भी हम देखते हैं, उनको भी हम प्लस माइनस करके फिर ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू फाइंड करके रेवेन्यू यानी सेल में से फिर हम उसे उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें गिवन है यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 10 में ये 3 एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जनरल एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग और वेजेस एंड सैलरीज, तीनों एक्सपेंस को उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करें। कॉस्ट ऑफ सेल में जितना जितना एलोकेट करना है हमें, वो हमें परसेंटेज गिवन है। ठीक है जैसे कि जनरल एक्सपेंस को हम एलोकेट करेंगे 10% के साथ। ठीक है जैसे कि हमें जनरल एक्सपेंस की ट्रायल बैलेंस में वैल्यू गिवन है वो क्या है 600। ठीक है अब 600 का हम 10% ले लेंगे। ठीक है यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस में आया हम 600 जैसे कि उसकी अमाउंट है, ठीक है यानी 600 का 10% लेंगे तो क्या आंसर आता है 60। ठीक है इस 60 को हम कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस की भी 50% उसने दी है। ठीक है यानी उसने कहा है कि 50% कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करें। ठीक है अब हीटिंग एंड लाइटिंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हीटिंग एंड लाइटिंग की वैल्यू गिवन है हमें, तो उसका हम 50% ले लेंगे और उसे कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हीटिंग एंड लाइटिंग की यहाँ पर जैसे कि नंबर 4 पर वैल्यू गिवन है 90। ठीक है 90 का अब हम 50% लेंगे और उसे कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर देंगे। स्टूडेंट्स यानी कि हम 90 का 50% लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 45। अब 45 का हम कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। ठीक है उसके बाद जैसे कि नंबर 3 पर उसने कहा वेजेस एंड सैलरीज का 60% कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करें। ठीक है वेजेस जैसे कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितनी है 490। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन है इसी से रिलेटेड। ठीक है उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर 3 पर जैसा कि ट्रांजेक्शन दी है देयर आर वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 10,000। ठीक है फॉर द ईयर एंडेड मई 2004। उसने कहा है कि 10,000 आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूवल्स हैं यानी पेबल्स हैं। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स वेजेस में हम इसे भी ऐड कर देंगे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें वैल्यू गिवन है 490 की,
तो इसका भी 10 हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल यानी वेजेस हमें 500 हमारी हो जाएंगी जो कि पेबल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने 490 जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है और 10 इसे ऐड कर देंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10,000 वैल्यू दी हुई है लेकिन ये राउंड नहीं हुई है, ठीक है। यानी रेलिवेंट जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं ये राउंड नहीं की हुई, ठीक है। इन्हें हम 3 डिजिट्स तक राउंड कर लेंगे, यानी 10,000 को हम 3 डिजिट तक राउंड करेंगे तो 10 हमारे पास बचता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी 490 में ऐड कर देंगे हम 10 को और उसका हम ले लेंगे 60%, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आती है 300, ठीक है। इसे हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, वहाँ पर हम एलोकेट कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर नीचे यानी और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी एलोकेशन हमने एलोकेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 5 ट्रांजेक्शन क्या है, एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एस्टेब्लिश्ड अमाउंटिंग टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक एक्सपेंस है लेकिन अभी हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस को देखेंगे जिनकी हमने एलोकेशन कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है, ठीक है। तो इसके हम एडमिन एक्सपेंस में एलोकेट करेंगे इस एक्सपेंस को, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर ट्रांजेक्शन है, जैसे कि डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड फॉर एज फॉलोज, ठीक है। बिल्डिंग एट 5% पर एनम ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। बिल्डिंग की ओरिजिनल अमाउंट 5,000 है, उसका हम 5% ले लेंगे, उसका 5% हमारे पास आता है 250, ठीक है। 250 का अब हम 50% कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर देंगे, यानी 250 का 50% लेंगे तो 125 आता है जिसे हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर मोटर व्हीकल्स एट 25 पर एनम ऑफ देयर रिटन डाउन वैल्यू एलोकेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एलोकेट करना हमें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस को देख रहे हैं जिनकी एलोकेशन हमने कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है। उसके बाद नंबर 3 पर जैसा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 20% पर एनम ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। यानी अब हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट का 20%, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना है। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, रिटन डाउन वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%, ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। और उसको एलोकेट कहाँ पे करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे कि 700 ट्रायल बैलेंस में हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन है, उसका हम 20% ले लेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पे हमने जैसे कि 2003 में हमने कुछ डेप्रिसिएशन इनकी चार्ज कर चुके हैं, यानी वही हमारी एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है। और हम जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं तो क्या किस तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, कॉस्ट माइनस एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। यानी अब हम क्या करेंगे, यानी 700 में से माइनस कर देंगे 240 को, उसके बाद 20% देंगे तो क्या वैल्यू आती है 90, ठीक है, 92, ठीक है, 92। इसे भी हम कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसकी एलोकेशन हमने कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं और इसे नेट सेल में से हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्या टोटल आता है, 3,222, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे हम नेट सेल यानी रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल यानी 3,222 जो कि हमने फाइंड की है वर्किंग वन से, ठीक है, वर्किंग वन से जो कि हमने फाइंड की है वैल्यू, उसे हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, सेल में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है फिर ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स को ऐड कर देंगे और अदर एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अदर इनकम्स में जैसे कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किया हमने, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक इनकम है, इसे हम अदर इनकम्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट हमने कितने का रिसीव्ड किया है, 150 का, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 150 को हम ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे इसमें से। अदर एक्सपेंसेस हमारे दो तरह, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो इनकर हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट को, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, जहाँ से हमने कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट ऑफ सेल में जितनी परसेंटेज हमें एलोकेट करनी थी वो हमने फाइंड कर। ट्रांजेक्शन नंबर 10 में ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमें किस परसेंटेज के साथ एलोकेट करना है इन तमाम एक्सपेंसेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, ठीक है। जैसा कि डियर स्टूडेंट, जनरल एक्सपेंसेस को हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एलोकेट करना है 40% के साथ, ठीक है, 40% के साथ। जनरल एक्सपेंस जैसा कि 600 है, उसका हम 40% लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 240, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे, ठीक है।
इसी तरह और उसने कहा है कि 50% एलोकेट करें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, ठीक है। अब 600 का 50% लेंगे तो 300 आता है, उसका हम एलोकेट कर देंगे एडमिन कॉस्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हीटिंग का डियर स्टूडेंट्स उसने कहा है कि 30% एलोकेट करें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि हीटिंग एंड लाइटिंग का 90 हमें वैल्यू जो कि 90 वैल्यू जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसका हम 30% अब एलोकेट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। डियर स्टूडेंट्स उसने कहा कि 20% एलोकेट करें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। अब 90 का 20% लेंगे तो 18 आता है, इसे हम एडमिन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जैसे कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में ट्रांजेक्शन नंबर 2 है मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 6000 पेड इन एडवांस। डियर स्टूडेंट्स यानी 6000 अभी प्रीपेड है, ठीक है, यानी एडवांस में पे है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमने कितना एक्सपेंस पे किया था, या हमने एडवांस में पे किया था 248,000, ठीक है, 240 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी इतना हमने पे किया था। इसमें से भी डियर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है कि 6000 अभी भी प्रीपेड है, ठीक है। तो यानी इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 242, इसे हम एलोकेट कर देंगे एडमिन कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद वेजेस डियर स्टूडेंट जैसे वेजेस से रिलेटेड नीचे ट्रांजेक्शन्स में भी डियर स्टूडेंट्स 10,000 हमारी सैलरीज आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूवल्स इंक्रीज हुए हैं, वेजेस सैलरी हमने पे नहीं की तो वो भी हमारे इंक्रीज हो गए। तो जैसे कि 490 का बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है, तो उसमें हम 10 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 30% लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे और 20% लेकर हम एलोकेट करेंगे एडमिन कॉस्ट में, ठीक। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जैसे कि नंबर 5 पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है अलाउंस की। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एस्टेब्लिश्ड अमाउंटिंग टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जैसे कि हमारे क्या हमें गिवन है 438 इंफॉर्मेशन जैसे कि 4 में हमें क्या गिवन है कि 38,000 द डेट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, यानी हमारे बैड डेट्स अक्कर हो गए, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो रिकवर्ड हो जाएंगे, यानी बैड डेट्स में हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे 38,000 को, यानी 38,000 को हम राउंड करेंगे 3 डिजिट्स तक तो 38 आता है, ठीक है। 38 को हम अब माइनस कर देंगे रिसीवेबल्स में से 438 में से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 400, ठीक है। 400 का अब हम 5% लेंगे और उसे हम एडमिन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट 5% लेंगे हम 400 का तो आता है हमारे पास 20 का अब हम एलोकेट कर देंगे एडमिन कॉस्ट में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे हमें गिवन है बिल्डिंग एट 5% पर एनम ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, एलोकेटेड 50% टू द कॉस्ट ऑफ सेल। जैसे कि हम बिल्डिंग का हमने 5% ओरिजिनल कॉस्ट का 5% लेकर 50% एलोकेट कॉस्ट ऑफ सेल में कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अब हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है 20% टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, 20% हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी एलोकेट करना है एंड 30% टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और 30% एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने जैसे कि 5% लिया था बिल्डिंग का तो आया था 250, उसका हम 20% लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे, ठीक है, और 30% लेकर हम एडमिन कॉस्ट में एलोकेट कर देंगे यानी 75, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे कि नंबर 2 पर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है मोटर व्हीकल्स की। मोटर व्हीकल्स एट 25% पर एनम ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू एलोकेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी 160 में से माइनस कर देंगे 60 को और उसका 25% ले लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 25, इसे हम एलोकेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऑडिट फी जो डियर स्टूडेंट्स इसको हम एडमिन एक्सपेंस में चार्ज करेंगे यानी एडमिन एक्सपेंस में एलोकेट कर देंगे, क्योंकि उसने कोई जिक्र नहीं किया हुआ कि इसे कहाँ पे एलोकेट करना है, तो हम इसे एलोकेट कर देंगे एडमिन कॉस्ट में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स और कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं है कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और एडमिन कॉस्ट ऐसे और इसका हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 492, ठीक है, और इन तमाम का आपस में ऐड कर देंगे तो 763, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब इन्हीं एक्सपेंसेस को हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी हमारी लगी है, यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे 492, ठीक है, 492 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और एडमिन एक्सपेंस डियर स्टूडेंट्स क्या हमारे पास आया 763, ठीक है, इसे भी हम माइनस कर देंगे 2654 में प्लस कर देंगे 150 को और इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1549, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितना पे किया है, जैसा कि ट्रायल बैलेंस में डियर स्टूडेंट्स गिवन है इंटरेस्ट पेड हमने किया है 30 रुपये, इसे अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी सिर्फ टैक्स रह जाएगा उसमें। ठीक है तो अब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है 9151, यानी 1519 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने टैक्स भी पे किया है तो टैक्स को भी हम माइनस कर देंगे जो कि हमने पे किया है। रेलिवेंट ट्रांजेक्शन है उनमें ट्रांजेक्शन नंबर 8 गिवन है, इनकम टैक्स ऑफ 250,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। 250,000 का अब हम राउंड करेंगे 3 डिजिट्स तक तो क्या आता है 250, तो 250 हमने टैक्स पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे टैक्स पे किया है 250 को भी हम अब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है 1269। ठीक है इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ सेल हमने कहाँ से मालूम की है, यानी कहाँ फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि वर्किंग वन से। ठीक है वर्किंग वन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है उसके बाद यानी रेफरेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने फाइंड की थी वर्किंग टू से। ठीक है यहाँ पे हम वर्किंग टू मेंशन कर देते हैं। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस भी हमने वर्किंग टू से फाइंड किया है तो यहाँ पर हम रेफरेंस भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आप फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में सीखते हैं। ठीक है यानी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में हम पोस्टिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, यहाँ पे हमें वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हमें वर्किंग करनी है, तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का। ठीक है या बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और यहाँ पर क्या एज एट 31st 2004, यानी जिस भी सन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन करंट एसेट्स को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें नॉन करंट एसेट क्या गिवन है बिल्डिंग, मोटर व्हीकल एंड प्लांट इक्विपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब इनके हम नेट बुक वैल्यू लिखेंगे, और नेट बुक वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है इसके लिए भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं। ये यहाँ पर वर्किंग 3 हम मेंशन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉस्ट बिल्डिंग की क्या है 5000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और मोटर व्हीकल की 160 और प्लांट की 700। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि यहाँ ट्रायल बैलेंस में ही हमें गिवन है जो कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल चार्ज कर चुके हैं, वो क्या है 2060 एंड 240। ठीक है वन बाय वन, यानी बिल्डिंग की 2000 चार्ज कर चुके हैं और मोटर व्हीकल की 60 और प्लांट की 240। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी ये भी हम माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। और इस साल यानी 2004 में हमने जो कि चार्ज किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो कि बिल्डिंग की हमने 5% चार्ज किया। ठीक है तो ये 250 आ गया, इसको भी हम लेस कर देंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद मोटर व्हीकल की हमने कितनी चार्ज किया 25। ठीक है यानी हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो 160 माइनस 60 हमने जब पिछले साल चार्ज की थी उसे हम माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, और रेट उन्होंने 25% बताया तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आता है 25। ठीक है इसे भी हम माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। ठीक है और डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर प्लांट एंड इक्विपमेंट की डियर स्टूडेंट्स कॉस्ट, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि कॉस्ट 700 गिवन है, और पिछले साल हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो 240 थी, उसे माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20% रेट जो कि हमें गिवन है, तो इस साल के हम डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करते हैं 92। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेटवर्क वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी डेप्रिसिएशन जो भी हम चार्ज कर चुके हैं उसे माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। अब बिल्डिंग की नेटवर्क वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5000 माइनस 2000 माइनस 250, तो हमारी बिल्डिंग की नेटवर्क वैल्यू क्या आती है 2750। इसी तरह मोटर व्हीकल की हम फाइंड करेंगे तो 160 माइनस 60 एंड 25, तो हमारे पास आती है 75 नेटवर्क वैल्यू मोटर व्हीकल की। इसी तरह प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेटवर्क वैल्यू हमारे पास क्या आती है 368। डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी इन्हीं को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट यानी बिल्डिंग की नेटवर्क वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, यानी 2750। ठीक है और डियर स्टूडेंट, मोटर व्हीकल की नेटवर्क वैल्यू है 75, और प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेटवर्क वैल्यू है 368। ठीक है और कोई नॉन करंट एसेट हमारे पास नहीं है, तो इन तीनों का हम टोटल कर लेंगे और इन तीनों का हम ऐड कर लेंगे और बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, तो हमारे पास इन तीनों का टोटल क्या आता है 3193। ठीक है इसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करंट एसेट का टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि बैंक, यहाँ बैंक एक करंट एसेट है, जैसा कि ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट पर ही हमें गिवन है 50। ठीक है कितनी वैल्यू 50 गिवन है,
सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे ऊपर लिखना था, यहाँ रिसीवेबल्स के सामने लिख दिया। यहाँ पर 50, ठीक है, बैंक 50 से। और डियर स्टूडेंट्स रिसीवेबल्स जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 438, जैसे कि नीचे ट्रांजैक्शन में बैड डेट से 38 उसे माइनस कर देंगे, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 20 निकले थे उसे भी हम माइनस कर देंगे। यानी डियर स्टूडेंट्स रिसीवेबल्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 438 माइनस 38 माइनस 20, ठीक है। तो हमारे पास रिसीवेबल्स की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स कितनी आती है, 380, ठीक है, 380 आएगी वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कौन सा करंट एसेट अवेलेबल है, इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन हम कौन सी इन्वेंट्री यानी कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में एज एन करंट एसेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, ठीक है, याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि डियर स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के नीचे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में गिवन है, यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गिवन है क्या है, इन्वेंट्री एट 31 मई 2004 वाज वैल्यूड एट 8 लाख, यानी 8 लाख को हम राउंड करेंगे 3 डिजिट्स तक, तो हमारे पास क्या है 800 को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, एज एन करंट एसेट, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया 800 से एज एन करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स और कौन सा करंट एसेट हमारे पास अवेलेबल है, डियर स्टूडेंट्स याद रहे जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया था कि प्रीपेड कोई भी चीज़ हम प्रीपेड कर देते हैं तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो जाती, हमारा एक करंट एसेट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सेकंड ट्रांजैक्शन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 6000 पेड इन एडवांस, ठीक है, यानी 6000 हमने एडवांस में पे किए हुए हैं। यानी हमने जैसे कि ट्रायल बैलेंस में इन्फॉर्मेशन गिवन है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने 240,000 पे किए थे, लेकिन उनमें से अभी हमारे 6000 एडवांस में पेड है, यानी प्रीपेड है। इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में एज एन करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्री पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे 6 से, यानी 6 क्या शो कर रहा है 6000 को, ठीक है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तमाम वैल्यूज 3 डिजिट्स तक हमने राउंड किए, यानी 3 सिफर्स को हमने राउंड किया हुआ है। इसी तरह हम 6000 को राउंड करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन में और कोई करंट एसेट अवेलेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इन तमाम का भी हम आपस में टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास आता है, उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे 1236। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास करंट एसेट है और ये हमारे पास नॉन करंट एसेट है। इन दोनों एसेट्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 3193 प्लस 1236, तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स कितने आते हैं 4429, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विटी का टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स जब भी हम इक्विटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एक कंपनी की सूरत में, तो हम इक्विटी का टोटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को, और अगर रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल हों तो उसे भी ऐड कर देते हैं इसी तरह। और डिविडेंड अगर हम कोई भी पे करते हैं तो उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है, यानी पर ऑर्डिनरी शेयर की प्राइस क्या है $1, और 1500 हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1500 की, ठीक है। अब 1500 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसमें अब हम रिटेन्ड अर्निंग को ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि रिटेन्ड अर्निंग से मुराद क्या है, हम जो भी एक यानी जिस करंट ईयर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, उस ईयर का हमारा नेट प्रॉफिट जो भी होता है, ठीक है, उसमें और हम प्रीवियस ईयर्स में यानी प्रीवियस जो भी प्रॉफिट अर्न किया था कंपनी ने उसने रिजर्व किया हुआ है वो प्रॉफिट, तो उसे भी हम ऐड कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर 280 का बैलेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, accumulated प्रॉफिट एज 1 जून 2003, यानी 2003 का accumulated प्रॉफिट 280 हमारे पास गिवन है, उसे भी हम ऐड कर देंगे इस साल के प्रॉफिट में जो कि हमने 1269 अर्न किया है, ठीक है। तो इस तरह हम रिटेन अर्निंग की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 1549, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है जो कि इक्विटी से रिलेटेड हो, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी 1500 प्लस 1549
तो टोटल हमारे पास आता है 3049, ठीक है, उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमें जैसा कि ट्रायल बैलेंस में एक ही गिवन है 5% लॉन नॉट, ठीक है। यहाँ 5% लॉन नॉट जो कि हमें गिवन है क्या है डियर स्टूडेंट्स, 5% लॉन नॉट 600, ठीक है। यहाँ पे हम 600 लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स नॉन करंट लाइबिलिटी ओनली वन ही गिवन है, इसे ही हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है 500, ठीक है, तो यहाँ पे हम 500 मेंशन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 में एक्रूवल्स हमारे इंक्रीज हुए। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2004, ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग कहते हैं यानी अभी पेमेंट नहीं हुई है हमारी वेजेस सैलरीज की, हमने पेमेंट नहीं की, यानी एक्रूवल्स इंक्रीज हो गए, यानी पेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए 10,000 से, ठीक है। 10,000 को अब हम राउंड करेंगे 3 डिजिट्स तक, यानी 3 सिफर्स को हम राउंड कर देंगे 3 जीरोस को, तो हमारे पास 10 की वैल्यू, ठीक है, 10 की वैल्यू से हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में एज एन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर हमने 10 से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन नंबर 8 पर आएंगे हम। ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे क्या है, इनकम टैक्स ऑफ 250,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, ठीक है, यानी हम हर साल टैक्स पे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टैक्स को 250,000, ठीक है। तो इस साल भी हमने 250,000 टैक्स पे करना है, यानी हमारे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, यानी पेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए, यहाँ पर भी एक्रूवल्स हमारे इंक्रीज हो गए, तो इसे भी हम 250 को ऐड कर देंगे इसी में, ठीक है, 250 को ऐड कर देंगे 10 में डियर स्टूडेंट्स। और उससे नीचे जैसा कि ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 9 में द ऑडिट फी इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000। अब ऑडिट फी हमने एस्टिमेट किया, हमने पे तो अभी नहीं की हुई, यानी हमारे पेबल्स इंक्रीज हो गए, अभी हमें पे करनी है, ठीक है। पेबल्स एक्रूवल्स एक ही बात है, ठीक है, तो हमारे एक्रूवल्स यहाँ पर भी इंक्रीज हो गए 20 से, क्योंकि हम 20,000 को 3 जीरो तक राउंड कर लेंगे तो 20 की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है, यानी एक्रूवल्स हमारे 20 से और इंक्रीज हो गए, ठीक है। इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल एक्रूवल्स हमारे क्या हैं डियर स्टूडेंट्स 280, ठीक है। 280 को आप 500 में ऐड कर देंगे तो टोटल करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 780, ठीक है, यानी टोटल इक्विटी की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, यानी 3049 प्लस 600 प्लस 780, तो टोटल हमारे पास क्या आता है 4429, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने टोटल एसेट की वैल्यू फाइंड की थी तो क्या आई थी 4429, ठीक है। इसी तरह हमने इक्विटी प्लस लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड की है तो 4429। एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का हमारा यही पर्पस होता है कि हमने अपने टोटल एसेट्स के बराबर करना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारे टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी एंड इक्विटी आपस में टैली नहीं करते तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक नहीं की, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम बैलेंस शीट को टैली करते हैं, यानी करंट यानी टोटल एसेट्स की अमाउंट हमारी इक्वल आनी चाहिए किसके, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। जैसा कि हमने डियर स्टूडेंट्स टैली किया बैलेंस शीट को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप डियर स्टूडेंट्स कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। यानी जो कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ये ACCA का ही पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। CA ACCA और CMA इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हीं का ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।